गांव के सबसे अमीर परिवार का इकलौता बेटा रमेश, जिसकी उम्र 22 साल हो चुकी थी, उसके माता पिता ने सोचा कि अब रमेश की शादी करवा देनी चाहिए। जब यह खबर बाहर फैली कि रमेश की शादी के लिए रिश्ता देखा जा रहा है, तो उसके लिए कई रिश्ते आने लगे। लेकिन रमेश के पास बस यही काम था कि वह अपनी पसंद की लड़की चुने। उसने करीब 40 से 50 लड़कियों को देखा, लेकिन किसी में भी उसे अपना जीवन साथी नजर नहीं आया। हर बार वह किसी न किसी कमी को लेकर मना कर देता। लेकिन कहते हैं ना, अगर इंसान जरूरत से ज्यादा नखरे दिखाए तो उसकी किस्मत जरूर करवट लेती है। रमेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। अमीर होना किस काम का, अगर सही समय पर फैसला न लिया जाए। शादी की उम्र निकलने के बाद अब कोई भी अपनी बेटी रमेश के साथ शादी के लिए तैयार नहीं था। आखिर कौन सा पिता अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के को देगा जो उम्र में बड़ा और इतना घमंडी हो। रमेश ने 8 साल तक लड़कियां देखी, लेकिन 30 साल का होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो पाई। अब जब उसकी उम्र 30 से पार हो गई, तो कोई भी परिवार अपनी बेटी उसके साथ शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। उस वक्त रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। सही समय पर सही निर्णय न लेना उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। अब रमेश को अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो चुका था। वह अब कहने लगा, मुझे अब कोई भी लड़की चलेगी, खोली, लंगड़ी, अंधी, कोई भी लड़की हो, मैं उसके साथ शादी करने को तैयार हूं। लेकिन हालत ऐसी थी कि कोई भी अपनी बेटी उसके साथ शादी के लिए तैयार नहीं था। 1 साल और बीत गया। रमेश अब 31 साल का हो चुका था। हारकर और थककर वह घर पर ही बैठा रहता। उसके माता पिता उससे कहते, बेटा, जब वक्त था तब तूने शादी नहीं की, और अब ऐसे हार मानकर बैठना ठीक नहीं। तुम्हें हमारा वंश आगे बढ़ाना होगा, हमारे परिवार का नाम कायम रखना होगा। दरअसल रमेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। न तो उसकी कोई बहन थी, न ही कोई भाई। परिवार का भविष्य अब उसी पर टिका था। तभी अचानक एक दिन उनके घर में एक दूर का रिश्तेदार आता है। वह रमेश से मिलता है और कहता है, मेरे कानों तक ये बात पहुंची कि आपको शादी करनी है, लेकिन आपको सही लड़की नहीं मिल रही है। मेरे ध्यान में एक लड़की है और उसके घर वाले भी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। आप एक काम करें रमेश जी, एक बार आकर उस लड़की को देख लें। लड़की बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। अब रमेश की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह किसी भी लड़की से शादी करने के लिए तैयार था। उसने फौरन उस व्यक्ति की बात मान ली और उसे अच्छे से आदर सत्कार के साथ खाना खिलाया। जाते समय उसने उस व्यक्ति को संदेश दिया, हम निश्चित रूप से उस दिन आएंगे, आप कार्यक्रम की तैयारी रखिए। वह व्यक्ति लड़की के घर पहुंचा और वहां जाकर खुशखबरी सुनाई कि लड़के वाले तैयार हैं और उन्होंने इस तारीख को आने का फैसला किया है। आखिरकार वो दिन आ गया जब रमेश अपने माता पिता के साथ उस लड़की के घर जाने वाला था। तय कार्यक्रम के अनुसार रमेश अपनी पूरी फैमिली के साथ लड़की के घर पहुंचा। जैसे ही रमेश ने पहली बार उस लड़की को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और उसके दिमाग में तारों की बरसात हो रही हो। ऐसी लड़की उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। उसके रूप रंग को देखकर रमेश पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने बिना एक पल गंवाए सीधे कहा, मुझे लड़की पसंद है। रमेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस लड़की में कोई कमी है या नहीं, उसका माइनस पॉइंट क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, या वह स्वभाव में कैसी है। उसने बस सीधा कह दिया, मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की से करूंगा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस ये लड़की चाहिए। असल में उस आदमी ने रमेश को जितना बताया था, लड़की उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। रमेश ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखी थी और उसे देखते ही वह पूरी तरह मोहित हो गया। जल्द ही शादी की तारीख तय हो गई और फिर तय दिन पर शादी भी हो गई। रमेश का जीवन अब सामान्य लगने लगा। उनका वैवाहिक जीवन शांति और खुशी के साथ शुरू हुआ। रमेश, उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसके पिता सभी बड़े आनंद से रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, अगर कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा परफेक्ट लगती हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई गहरी और डरावनी सच्चाई छिपी होती है। पुरानी कहावत है, जितनी खूबसूरत कोई चीज होती है वह उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था। रमेश का परिवार बेहद खुश था। रमेश और उसकी पत्नी एक व्यवस्थित और सुखी जीवन जी रहे थे।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रमेश गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके घर में 3-4 नौकर थे और उसकी पत्नी को किसी भी काम की जरूरत नहीं थी। रमेश खुद भी किसी काम में हाथ नहीं लगाता था और उसके माता पिता भी एक आरामदायक जीवन जी रहे थे। खेत में 4 मजदूर थे, घर में 3 नौकर और खाना बनाने के लिए 1 रसोइया। उनका जीवन बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसा था। जब से रमेश की पत्नी इस आरामदायक जीवन का हिस्सा बनी, उसका भाग्य भी चमक गया। रमेश और उसकी पत्नी दिन रात खुश रहने लगे। रमेश अपनी पत्नी के साथ इतना खुश था कि उसे हर दिन ऐसा लगता जैसे उसने उसी दिन शादी की हो। हैरानी की बात यह थी कि रमेश की पत्नी दिन ब दिन और भी ज्यादा सुंदर होती जा रही थी। आमतौर पर समय के साथ सुंदरता फीकी पड़ जाती है, लेकिन उसकी पत्नी के मामले में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ रही हो। रमेश इस बात से पूरी तरह मोहित था। उनकी शादी को 7 महीने हो चुके थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक अजीब घटना घटी। उनके घर का एक नौकर अचानक मर गया। वह मौत बेहद विचित्र तरीके से हुई। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, मानो उनमें कोई जान ही न हो। हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़ गए थे। कोहनी से हाथ उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। उंगलियां भी विपरीत दिशा में टेढ़ी थीं। उसकी गर्दन लटक गई थी, जैसे उसमें कोई हड्डी ही न बची हो, और उसकी सफेद आंखों में लाल नसें साफ दिखाई दे रही थीं, जो देखने में बेहद डरावनी लग रही थीं। ये घटना रमेश और उसके परिवार के लिए एक झटका थी। सब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी अजीब और भयानक मौत हुई। अब ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरे गांव के लोग उस नौकर की मौत पर चर्चा करने लगे, क्योंकि ऐसी रहस्यमयी मौत पहले कभी नहीं हुई थी। उसी वक्त गांव का एक बुजुर्ग सामने आया और बोला, ऐसी मौत इस गांव में 200 साल पहले भी हुई थी। लोगों ने हैरानी से पूछा, 200 साल पहले, ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग ने कहा, मेरे दादाजी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। 200 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। वो औरत काला जादू करती थी, जिसे करनी कहते हैं। उस औरत की संभोग की इच्छा सामान्य औरतों से बहुत ज्यादा थी। जब भी किसी आदमी पर उसका दिल आता, वो उसे अपने वश में कर लेती, अपने जादू से उसे वशीकरण में लेती और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करती। और फिर जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती तो वो उस आदमी को जान से मार देती। मरने वाला हर आदमी एक ही तरीके से मरता। उसकी आंखें सफेद हो जाती, शरीर काला पड़ जाता, हाथ पैर और गर्दन टेढ़े मेढ़े हो जाते। बुजुर्ग ने आगे बताया, उस औरत का नाम रंभा था, और जब भी वो किसी के साथ संबंध बनाती, उसका शरीर और ज्यादा चमकने लगता। उसकी खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जाती। लेकिन उसका काला सच सबको तब पता चला जब गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे। गांव के लोगों ने पहरेदारी शुरू की। एक रात पहरेदारी के दौरान हमारे ही एक साथी को उस रंभा के कोठे में जाते देखा गया। वो उसके साथ संबंध बनाने लगा, लेकिन जैसे ही रंभा ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए, वो आदमी अजीब तरह से तड़पने लगा। मंत्र पूरा होते ही वो निर्वस्त्र हालत में अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गईं, हाथ पैर टेढ़े हो गए और उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियां जगह जगह से टूट गई हों, और इसी तरह उसकी मौत हो गई। उस समय गांव में 8 लोगों की मौत इसी तरह हुई। तब लोगों को यकीन हो गया कि ये सब रंभा ही कर रही है। गांव वालों ने उसे पकड़कर उसके घर से बाहर निकाला, उसे एक खंभे से बांध दिया, उसके ऊपर तेल डालकर आग लगा दी। जलते वक्त वो जोर जोर से चीखने लगी और कहने लगी, मैं वापस आऊंगी, मैं लौट कर आऊंगी और इस गांव में मौत का तांडव होगा। ये कहकर बुजुर्ग चुप हो गया, लेकिन गांव के लोगों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। गांव में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थीं। वैद्य को बुलाया गया ताकि पहले नौकर की मौत का कारण समझा जा सके, लेकिन वैद्य ने कहा, इस मौत का कोई कारण समझ नहीं आ रहा। ये बात वहीं दबकर रह गई। लेकिन 1 महीने बाद उसी घर में दूसरा नौकर भी मर गया, और वो भी उसी तरह जैसे पहला नौकर मरा था। अब गांव में हर कोई डर गया। हर महीने एक के बाद एक मौत, वो भी एक ही तरीके से। ये आखिर हो क्या रहा है? लेकिन रमेश, जो उस घर का मालिक था, इन बातों से बेखबर था। वो अपनी पत्नी की सुंदरता और अपने खुशहाल जीवन में मग्न था। उसे या उसकी पत्नी को इस अजीब घटनाओं की कोई परवाह नहीं थी। रमेश कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। बस सुबह 6 बजे अपने खेतों का एक चक्कर लगाता
और फिर पूरे दिन घर में ही रहता। धीरे धीरे घर में काम करने वाले सभी नौकर मरने लगे। हर मौत एक जैसी थी। जब सभी पुराने नौकर खत्म हो गए तो रमेश ने नए नौकर रख लिए। एक रात रमेश अपने कमरे में सो रहा था। उसका कमरा अंदर से बंद नहीं था। उसकी माँ को उस रात नींद नहीं आ रही थी तो वो पानी पीने के लिए उठी। जब वो किचन से लौट रही थी तो उसने रमेश के कमरे का दरवाजा खुला देखा। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। जब उसने रमेश के कमरे में झांका तो देखा कि रमेश अकेला सो रहा है, लेकिन उसकी पत्नी कमरे में नहीं थी। ये देख रमेश की माँ को चिंता हुई। उसने पूरे घर में रमेश की पत्नी को ढूंढना शुरू किया। तभी उसकी नजर घर की खिड़की से बाहर पड़ी। उस खिड़की से घर के नौकरों के छोटे छोटे कमरे दिखाई देते थे। उसने देखा कि उन कमरों में से एक के बाहर रमेश की पत्नी खड़ी थी। वो एक गहरे लाल रंग की सिल्क की साड़ी में थी, लेकिन साड़ी बेहद बेतरतीब ढंग से लिपटी हुई थी, मानो जल्दी जल्दी पहन ली हो। उसके बाल खुले हुए थे जो हवा में उड़ रहे थे, और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी जो उसे और भी रहस्यमयी बना रही थी। रमेश की मां हैरान होकर खिड़की से देख रही थी। तभी उसने देखा कि उस छोटे से कमरे से एक नौकर बाहर निकला। रमेश की पत्नी ने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू गिरने दिया और नौकर को अपनी बाहों में भर लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का आकर्षण था जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। रमेश की पत्नी ने नौकर के करीब आकर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी और फिर उसे चूमने लगी। ये सब इतनी मोहक और रहस्यमय तरीके से हो रहा था कि रमेश की मां की सांसें थम सी गईं। लेकिन तभी रमेश की पत्नी की नजर खिड़की की ओर गई। उसने देखा कि रमेश की मां उसे देख रही है। वो उसे देखकर मुस्कुराई और फिर पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर रमेश की मां भागकर रमेश के कमरे में गई। उसने रमेश को जगाने की कोशिश की ताकि उसे सब कुछ बता सके, लेकिन जब उसने देखा तो दंग रह गई। रमेश के बगल में उसकी पत्नी आराम से सो रही थी। रमेश की मां को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा था? क्या उसके दिमाग ने ही कुछ ऐसा बना दिया था? ये सब कंफर्म करने के लिए उसने घर के बाहर जाकर उस आदमी के घर की ओर देखा जहां वो रमेश की पत्नी खड़ी थी। जब उसने उस घर के अंदर झांका तो देखा कि वो आदमी बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी जगह पर सो रहा था। उसे अब यकीन हो गया कि ये सब उसकी गलती थी और जो भी वह देख रही थी वो बस उसका भ्रम था। वो वापस अपने कमरे में आई और रमेश को नहीं जगाया। उसने उसकी पत्नी को उठाया और दरवाजा बंद करके सोने चली गई। सुबह होते ही रमेश की मां जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर रमेश, उसकी पत्नी और घर के सभी नौकर दौड़े दौड़े उसकी रूम में गए। उन्होंने देखा कि रमेश के पिता यानी उसके ससुर उसी विचित्र तरीके से मृत पड़े थे, उसी तरह जैसे पहले के नौकर मरे थे। अब रमेश को समझ में आ गया कि ये सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। उसने फैसला किया कि वह किसी भी हाल में यह सब खत्म करना चाहता था। तभी वही बुजुर्ग व्यक्ति सामने आया और बोला, अब भी वक्त है। तुम लोग इस औरत को ढूंढो, उसे पकड़ो और उसे खत्म करो, वरना यह हत्याएं रुकने वाली नहीं। मुझे लगता है कि वह इस गांव को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि सभी को मार न डाले। रात को पूरी गांव में पहरेदारों को तैनात किया गया, लेकिन इस बार कोई घटना नहीं घटी। पहरेदारों ने कोई अनहोनी नहीं देखी, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन हर अमावस्या को यही घटनाएं होती थीं और यह बार बार होने वाली काली रात थी। अगले दिन जैसे रमेश रोज सुबह 6 बजे उठकर खेतों में जाता था, आज वह नहीं उठा। उसकी मां को समझ नहीं आया कि आज ऐसा क्या हुआ, रमेश उठ क्यों नहीं रहा। उसकी पत्नी भी कमरे से बाहर नहीं आई तो महसूस हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। फिर उसने कमरे का दरवाजा खोला और देखा रमेश बिस्तर पर गहरी नींद में था और उसकी पत्नी उसके पास बैठी हुई थी। उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ था और वो रमेश के हाथ पैर को हल्के हल्के अपनी नाजुक उंगलियों से सहला रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो इतनी धीरे धीरे उसके पैरों को दबा रही थी जैसे हर स्पर्श में एक तरह का जादू हो। रमेश की मां उसके पास गई और जैसे ही उसने रमेश को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बहुत गर्म था। वह बहुत ज्यादा बुखार में था। यह देखकर रमेश की मां अपनी बहू से कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि रमेश को बुखार है? तो उसकी बहू कहती है, मैं बताने वाली थी, पर वह मुझसे कह रहा था कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा पहले उसके पैर दबाकर आराम से बैठी रहूं। अब वह ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं तो आ ही जाती।
इतना कहने के बाद 5 मिनट में ही वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने आकर औषधि दी और फिर चला गया। माँ को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उस रात घर में कोई भी आराम से नहीं सो पा रहा था, न तो रमेश की माँ, न उसकी पत्नी और न ही घर में मौजूद नौकर चाकर। रात के 1 बजे के आसपास रमेश की माँ को एक अजीब सा आवाज सुनाई देता है। यह आवाज कुछ इस तरह थी जैसे कोई जानवर किसी मरे हुए जानवर को खा रहा हो। वह अपनी रूम में लेटी हुई थी और यह आवाज उसके कानों में बहुत ज्यादा गूंजने लगी। जैसे ही वह आवाज बढ़ने लगी, रमेश की माँ डर के साथ अपनी आंखें खोलती है और अपनी रूम का दरवाजा धीरे से खोल देती है। बाहर कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन आवाज अब रमेश के कमरे से आ रही थी। वह धीरे धीरे रमेश के कमरे की तरफ बढ़ती है और दरवाजा हल्के से खोलकर अंदर झांकती है। जो उसने देखा, उसे देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी और शरीर में झुरझुरी दौड़ने लगी। रमेश, जो कभी उसका प्यारा बेटा था, अब पूरी तरह से खून से सना हुआ था। पलंग पर बिछी चादर पूरी तरह खून से सनी हुई थी। कमरे में खून की धारियां पड़ रही थीं और रमेश की लाश के शरीर के हिस्से, उसके हाथ, पैर और गर्दन सभी गायब थे। उसकी पत्नी, जो एक जानवर की तरह रमेश के शव को नोच रही थी, उसके अंदर के अंग, जैसे उसके आंतें, जैसे कोई नूडल्स खा रहा हो, वैसे खा रही थी। यह दृश्य देखकर रमेश की मां जोर से चिल्लाई और एक भयावह चीख उसके गले से निकली। उसकी चीख सुनकर रमेश की पत्नी ने अपने खून से सने हुए हाथों को रोकते हुए कमरे की छोटी सी खिड़की से बाहर कूदकर भाग गई और फिर उसके बाद वह कहीं भी नहीं मिली। यह घटना पूरी तरह से एक षड्यंत्र जैसा महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने यह सब जानबूझकर किया था, रमेश को मारने के लिए। अब उस व्यक्ति का भी पता चला जिसने रमेश से कहा था कि वह इस लड़की के साथ संबंध बनाए। लेकिन जब उन लोगों ने उस व्यक्ति का पीछा किया तो पता चला कि वह मरा हुआ था। जिस तारीख को वह उस घर में आया था, उस तारीख के 1 महीने पहले ही उसे भी मार दिया गया था। और अब यह समझ में आता है कि ये सारी घटनाएं एक षड्यंत्र का हिस्सा थीं, जो रमेश को खत्म करने के लिए रची गई थीं। इस षड्यंत्र के पीछे वही महिला थी जिसे रमेश के दादा ने जलाकर मार डाला था, वह बुरी ताकत जो अब अपने शिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी का रहस्य अब पूरी तरह से खुल चुका है, लेकिन क्या ये सच्चाई थी या फिर ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? ये सवाल अब भी हमारे मन में रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और डरावनी और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़ें हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें और डर को अपनी जिंदगी से दूर रखें।